जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BPAS 186 जो आपका सब्जेक्ट है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, तनाव एवं समय प्रबंधन। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ वीडियो बनाई जाए, कुछ यूनिट्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इसके बारे में मतलब बताया जाए जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो ये वीडियो कम्प्लीटली उसी सब्जेक्ट के बारे में होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो कम टाइम है उसको ध्यान में रखते हुए, एक स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए थोड़ी सी बनाई है जो आपको काफ़ी कारगर होगी आपके एग्ज़ाम टाइम में। और बिल्कुल छोटे से टाइम में आप इस सिलेबस के जो सभी इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, सभी इम्पोर्टेंट यूनिट हैं या क्वेश्चन कह लीजिए, उनको कवर कर सकोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या कवर कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम की। तो टाइम बहुत कम है, इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें समय प्रबंधन को अच्छे से पढ़ना होगा। देखिए, जो ये सब्जेक्ट है आपका समय और तनाव प्रबंधन, इसमें तीन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये तीन ब्लॉक जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, जिन पर पेन चलाया हुआ है ऑलरेडी, ये तीन आपके ब्लॉक हैं। तनाव एवं समय प्रबंधन को समझना, तनाव व अपर्याप्त समय प्रबंधन, और तनाव व समय प्रबंधन की ओर अग्रसर। देखिए, इसमें मुझे नहीं पता कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कौन सी कम, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है, जो आपका पहला जो ब्लॉक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, तनाव एवं समय प्रबंधन, और यहाँ पर इस यूनिट को अगर इस ब्लॉक को अगर आप कंप्लीट पढ़ लेते हो तो एकदम आपको पूरे जो सिलेबस है आपका, उसका लगभग मैं कहूँगा आपको 50 to 80% आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत कुछ आप इसके बारे में खुद से बनाकर लिखने में सक्षम हो जाओगे अगर आपके ये दो यूनिट, तनाव को समझना और समय प्रबंधन को समझना, कर लेते हो, जो कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट आपकी बुक से कराने वाला हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैंने उसमें से भी कुछ चीज़ें छाट कर उसमें इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं, जो मुझे लगता है कि रिपीट हुई चीज़ें हैं उनको स्किप किया है, या जो लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं उनको भी स्किप किया है। सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट्स हैं इन दो इकाइयों में, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, और कंप्लीट ब्लॉक जो ब्लॉक 1 है उसको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो अब बात आती है कि आगे की चीज़ें किस तरीके से हम कवर करेंगे। यूनिट जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है। देखिए, टाइम तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा आप ज़्यादा टाइम इसको दें, तो पहले तो डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको इसके अलावा अगर आप बुक से कवर करना चाहते हो और काफ़ी टाइम इसको देना चाहते हो, तो कौन कौन से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। देखिए, पहला यूनिट जो पहला ब्लॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो वो पहला ब्लॉक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मुझे पूरा मतलब भरोसा है कि इस तरह की सी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ आज, जिससे चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरे ब्लॉक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो दूसरे ब्लॉक में अगर आप कवर करना चाहते हैं बुक के माध्यम से, तो कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। इसके अलावा तनाव एवं स्वास्थ्य कार्य निष्पादन और संबंधों पर इसके प्रभाव, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे चलें और तीसरे ब्लॉक में आएँ, तो समय बर्बाद करने वाले और समय की बचत करने वाले जो कारक हैं या जो सेगमेंट्स हैं, जो घटक हैं, उन चीज़ों को आप यहाँ पर देखिएगा। इम्पोर्टेंट थोड़ा लग रहा है ये। तनाव के प्रबंधन जो हैं, दृष्टिकोण, तकनीकें कौन कौन सी हैं तनाव के प्रबंधन के लिए, तकनीकें खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने इसको देखा है। इसके अलावा समय प्रबंधन के जो दृष्टिकोण हैं, समय प्रबंधन हेतु जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, उनको देख लीजिएगा। तनाव और समय प्रबंध, खुशी और सफलता की ओर, ये तो आप काफ़ी कुछ इसमें ऑलरेडी बिना पढ़े लिख सकते हैं। हाँ, ये तीन चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर इन दोनों में इनकी तकनीकें पूछी जा सकती हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। इसको चाहो तो आप बुक से कवर कर सकते हो, बाकी मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, और ऑलरेडी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो कंप्लीट इसमें ब्लॉक 1 कराऊंगा। ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, हो सकता है ये वीडियो 1 घंटे तक जाए। ठीक है,
लेकिन जो फर्स्ट ब्लॉक है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इस वीडियो में कराने वाला हूँ। नोट्स एक तरीके से मैंने इसको बनाया है, नोट्स आपकी बुक से ही नोट्स एक तरीके से आप समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए बात आती है एक और चीज़ है जो स्ट्रेटजी में मैंने ऐड की है। जब आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं, या मैंने माना कि आपने जो मैंने ये वीडियो कराई है इसको अच्छे से कवर कर लिया है, उसके बाद आपको दूसरी जो चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, उसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये आपका असाइनमेंट है, जो दिसंबर वाला जो असाइनमेंट आपने किया था वही है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आंसर भी नीचे पूरे कंप्लीट दिए गए हैं, तो सभी आंसरों को पढ़ लीजिएगा। 15 पेज की ये पूरी पीडीएफ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन इसमें हैं, तो यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको पता है असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा से क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। तो असाइनमेंट का जो लिंक जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन असाइनमेंट्स तभी आपकी समझ में आएगा ये जब आप फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज, एक कंप्लीट रिव्यू जब आपके पास होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी जानकारी एक समझने के लिए जब आपके पास होगी सब्जेक्ट को, वो जो जानकारी है वो तभी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, वो जो जानकारी है वो आपको मिलेगी इस वीडियो से जो मैं आपको करा रहा हूँ, यानी कंप्लीट फर्स्ट ब्लॉक से। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट देखना है। ब्लॉक 1 यानी कंप्लीट करना है, जिसका हमारा सीधा उद्देश्य है ब्लॉक 1 की दोनों इकाई बहुत अच्छे से करनी है। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं पूरी कराने वाला हूँ। इसके बाद सीधे आपको असाइनमेंट पर आना है, कंप्लीट असाइनमेंट पढ़ना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है एग्ज़ाम से पहले, तब आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, यूनिट जो बताए थे अभी दिखाए थे, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं जो हमें, उनको आप कवर कर सकते हो। बाकी अगर टाइम नहीं है तो शॉर्ट टाइम में इसको ज़रूर कर लीजिएगा, दो चीज़ों को, असाइनमेंट्स को, ये वीडियो जो करा रहा हूँ इसको कंप्लीट। चलिए बिना देरी किए अब अपनी जो पीडीएफ है, बुक है, इस पर आ जाते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि क्या है आपके फर्स्ट ब्लॉक में ऐसा। तो वीडियो लंबी होगी तो अच्छे से बैठिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, और मैं चाहूँगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठें, जिससे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते चलें। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। तनाव को समझना, प्रकृति, लक्षण और स्रोत, जो आपका पहला यूनिट है, जिसमें हम देखेंगे प्रकृति और अवधारणा, तनाव के दृष्टिकोण, तनाव के प्रकार यानी कितने प्रकार के तनाव होते हैं। इसी में हम व्यावसायिक अथवा नौकरी का तनाव देखेंगे, तनाव के लक्षण, तनाव के स्रोत, कहाँ से यानी कहाँ कहाँ से तनाव मिल सकता है व्यक्ति को, यानी तनाव कहाँ किस किन कारणों के वजह से हो सकता है। ठीक है, क्या क्या कारक हो सकते हैं तनाव के, इन चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा शब्दावली पर भी ध्यान देंगे। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। इसकी पीडीएफ भी आपको अभी तो शायद हो सकता है ना मिल पाए सुबह, लेकिन मैं एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रस्तावना में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है, परिचय है। समीना, देखिए यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है दो। समीना अपने परिवार से, एक मिनट, ठीक है, समीना अपने परिवार से मैं सबसे बड़ी थी। वह मेधावी छात्र थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। पिताजी के बीमार हो जाने से सीमा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और बीमार माँ व उसके छोटे भाइयों की उसको देखभाल करनी पड़ी। माताजी के देहांत के बाद समीना पहले जैसी नहीं रही, उस पर जिम्मेदारियाँ आ गई। डॉक्टरों को उसमें बीमारियों के लक्षण नहीं मिल रहे थे, यानी शारीरिक जो बीमारियां हैं उसके आधार नहीं मिल रहे थे। पढ़ाई से उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, उसने परीक्षा भी नहीं दी। ठीक है, इस कहानी को याद रखिएगा। दूसरी अब इसी में कहानी है। रवि को पूरा भरोसा था कि साल के प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी जो एक तरीके से एनालाइज किया जाता है, जो कर्मचारी होते हैं पूरे साल जो काम करते हैं उनको देखते हैं कि कौन सा जो कर्मचारी वो अच्छे से काम कर रहा है, इसको मूल्यांकन किया जाता है पूरे साल में। वो उस लिस्ट में वरिष्ठ प्रबंधक होगा, और उसकी जो है जो पदोन्नति हो जाएगी, यानी उसको पोस्टिंग मिल जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, उसको ये पूरा भरोसा था। उसने बहुत मेहनत की थी,
उसका मानना था कि वो पदोन्नति का हकदार है। जैसे ही जो है इस बात की घोषणा हुई तो वह देखकर चौंक गया कि उसमें उसका नाम नहीं था, यानी उसकी पदोन्नति नहीं हुई। तो उसको निराशा हुई, क्योंकि उसे लगा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उसके काम व ईमानदारी को सही से नहीं जांचा है, सही से नहीं परखा है, सराहा नहीं है। नौकरी में उसकी रुचि खत्म हो गई या कम हो गई, जिससे उसकी उत्पादकता में कमी आई, और उसके द्वारा अनुभव की गई कुंठा ने, यानी कष्ट ने, एक तरीके से उसके जो अंदर आंतरिक पीड़ा जो उसके ऊपर अंदर उत्पन्न हुई, पारिवारिक संबंधों को भी उसके खराब किया, प्रभावित किया। मन मुटाव जैसी चीज़ें उसके सामने आने लगी, वो क्रोध और हताश रहने लगा। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से या मानसिक रूप से एक तरीके से वो डिस्टर्ब हो गया, टूट गया। तो ये दोनों कहानी याद रखिएगी, आगे हमें काम आएगी। उपरोक्त दोनों उदाहरण ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने अपने जीवन में अलग अलग तरह से तनाव का अनुभव किया है। माता को असमय, यानी समय पर नहीं, असमय खो देना, या माता को असमय खो देना बहुत ही दुखद और नकारात्मक अनुभव से सीमा को तनाव उत्पन्न हुआ, जिससे उसकी सेहत पर प्रभाव पड़ा, जिससे डॉक्टरों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या समस्या है, क्योंकि समस्या कहाँ थी, उसके माइंड में, उसके जो माइंड स्ट्रेस ले रहा था उस चीज़ में थी उसकी समस्या। रवि द्वारा अनुभव की गई हताशा ने उसके मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तोड़ दिया, बखेर दिया, ठीक है, बिखर गया वो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको तनाव को समझने में महत्वपूर्ण होंगी। आई होप कि थोड़ी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी कि क्या होता है तनाव। इसी में अब देखते हैं हम तनाव की प्रकृति और अवधारणा। देखिए, स्ट्रेस जो शब्द है वो स्ट्रग्रेस से लिया गया है। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से चीज़ों को देखिएगा, समझते चलेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। जो लैटिनी भाषा जो है, लैटिन भाषा, उसका शब्द है एक, जिसका अर्थ है कसा जाना। देखिए, आपने सुना होगा तनावा, यानी तनी हुई किसी चीज़ को तान कर बांधना, तो एक तरीके से यानी कि टाइटली बांधना उसको, तो टाइट से इसका लिया जाता है, या तनाव लिया जाता है, दबाव एक तरीके से। आज हर संदर्भ में ये शब्द सामान्य रूप से व्यवहार किया जा रहा है, अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस शब्द को, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, चाहे वह विद्यालय हो, कार्यस्थल हो, या दैनिक जीवन। हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे तनावग्रस्त हैं या अपने जीवन में तनाव का अनुभव कर रहे हैं। तो हम अक्सर ऐसे लोगों से आजकल मिलते रहते हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, जो परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं चीज़ों की, तो ऐसे लोगों को तनावग्रस्त व्यक्ति कहते हैं। हम स्वयं भी कई बार इस तरह का अनुभव करते हैं। तनाव नमक और काली मिर्च की तरह होता है, और तनाव रहित जीवन प्रेरणा रहित होता है। यानी अगर तनाव नहीं होगा तो प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। यानी आप यहाँ पर एक चीज़ें देख सकते हैं कि तनाव अगर होगा तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है, लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में थोड़ा प्रेशर, तनाव से संबंध है प्रेशर, दबाव। जब चीज़ों का आपके ऊपर दबाव होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आप उसका तनाव लेते हो, और तनाव में आप जहाँ 3 घंटे 4 घंटे नहीं बैठ पाते थे पढ़ने, अब वहाँ 6 6 घंटे, आप 8 8 घंटे पढ़ने लगते हो। क्यों? क्योंकि तनाव है आपके ऊपर, वो एक सकारात्मक तनाव कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उससे आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ती है, आपकी जो क्षमता है वो बढ़ती है, कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ोतरी आती है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें अब तक क्लियर होती चल रही होंगी। तनाव कई बार हमें एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। अतः तनाव नकारात्मक नहीं होता, इसके कई फायदे भी होते हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति में तनाव चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा हो जाती है और उसकी समस्या उत्पन्न होने लगती है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैंने भी डिस्कस किया, तनाव अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है वो मेंटली, और मनोवैज्ञानिक रूप से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर लिमिटेड मात्रा में तनाव रहे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहता है चीज़ों को अच्छे से करने का, या सही समय पर जल्दी करने का, चीज़ों को कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहता है, ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी है। इस संदर्भ में केनन द्वारा, देखिए केनन इसमें एक विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा अध्ययन का उल्लेख किया जा सकता है कि उसमें उन्होंने लड़ जाना या उड़ जाना प्रवृत्ति का अध्ययन किया था। केनन द्वारा किया गया अध्ययन इस बात पर केंद्रित था कि जानवरों के साथ साथ इंसान भी तनाव लेते हैं, तनाव से प्रभावित होते हैं। केनन ने अपने अध्याय में
प्रतिभागियों में शारीरिक परिवर्तन देखे, यानी जिन जिन लोगों ने उसके अध्ययन में उसका सहयोग किया, भाग लिया, तो उसने तनाव के दौरान उनमें अलग अलग परिवर्तन देखे। इन परिवर्तनों को तनावग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित लक्षण करार दिया गया। हैंस सैली एक और विशेषज्ञ हैं, एक और इसके विशेषज्ञ हुए सब्जेक्ट के, तो उन्होंने तनाव को शारीरिक प्रतिक्रिया की तरह परिभाषित किया जहां व्यक्ति किसी परिस्थिति जन्य दबाव में हो। यानी तनाव को उन्होंने किस तरीके से लिया, जहां ऐसी सिचुएशन आए कि व्यक्ति थोड़ी दबाव में हो, तनाव में हो, तो वो तनाव कहलाएगा। तो लोगों ने, अलग अलग विशेषज्ञों ने, अलग अलग जो बड़े लोग हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने की पूरी कोशिश की है, परंतु ये कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया नहीं है। सन 1946 में सैली ने 3 चरणों की व्याख्या की, ठीक है। सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम की व्याख्या की, जिससे व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में अनुभव करता है। इसको क्या, देखिए सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम क्या है, जिसे जब कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो जिस स्थिति को, जो अनुभव वो प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम। इसके 3 चरण बताए जो विशेषज्ञ हुए हैं सैली ने, हैंस सैली, 1946 में इन्होंने बताए, ठीक है। पहले चरण में प्रतिरोध की क्षमता कम हो जाती है, जिसे अलार्म प्रतिक्रिया या नाम दिया गया है, ठीक है। जब पहला चरण होता है तो उसमें जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और इस चरण को अलार्म प्रतिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा चरण है व्यक्ति के रक्षा तंत्र सक्रिय हो जाते हैं, जिसे काउंटर शॉक कहा जाता है। दूसरी चरण में प्रतिरोध होता है, जहां अनुकूलन चरम पर होता है और संतुलन भी बहाल हो जाता है, यानी संतुलन भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होने लगता है व्यक्ति। यदि इसके बाद भी तनाव का अनुभव हो, यानी इसके बाद भी तनाव चलता रहे, उस व्यक्ति में बना रहे, तो तब व्यक्ति तीसरे और अंतिम चरण पर, यानी देखिए यहाँ पर स्टेज बताई गई हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहली स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज है, उसके बाद तीसरी स्टेज है। इस तरीके से तनाव की 3 स्टेज यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। हाँ, पहली जो स्टेज है उसमें अलार्म प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें व्यक्ति प्रतिरोध की जो क्षमता है उसकी वो कम हो जाती है। दूसरे चरण में जो सक्रियता है कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाती है, और जब यदि फिर भी उसमें तनाव की जो स्थिति है वो रहती है, कंटिन्यू रहती है, तो ऐसे में तीसरे चरण का अनुभव अगर वह करता है, जहां रक्षा तंत्र शिथिल पड़ जाता है, यानी बिल्कुल बंद हो जाता है, और थकावट जैसी चीज़ें उसके सामने आने लगती हैं। तीसरे चरण में अनुकूलन प्रणाली ढह जाती है, यानी जो अनुकूल रहने की वो परिस्थिति है वो उसके सामने नहीं रहती, वो कभी भी एक तरीके से सामान्य नहीं रहता, अनुकूल नहीं रहता, एक तरीके से बेचैन रहने लगता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सिलेबस में, और इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मैंने जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी इसका जिक्र सुना था। सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम से संबंधित जो 3 चरण हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी में एक निश्चित समय पर किसी व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव हो सकते हैं। यह आगामी आधिकारिक कार्यक्रम, आसन्न रपट, परीक्षा आदि हो सकते हैं। यानी एक निश्चित समय में, किसी भी एक समय में व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के तनाव आ सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे अंदर जो तनाव है वह है, आपके अंदर क्या है, एग्ज़ाम से संबंधित। मेरे अंदर क्या है, मुझे वीडियो बनानी है और एग्ज़ाम की भी खुद की तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें, यानी एक समय में लोगों के अंदर एक से ज़्यादा और कई मतलब तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है वो परीक्षा के से संबंधित हो, कोई कार्यक्रम उसको आयोजित कराना है या कार्यक्रम में भाग लेना है, तब कोई तनाव जैसी स्थिति आ सकती है, ठीक है। तो जब ऐसे तनाव आते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे तनाव सकारात्मक हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम में आप ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हो, इस ऐसी चीज़ों को लेकर तनाव में हो जो आपको अच्छे से कवर करा दे चीज़ों को, ठीक है। ऐसे आपने जो सब्जेक्ट है, आपका जो एग्ज़ाम है जिसका, उससे संबंधित उसको लेकर आप तनाव में हो और चाह रहे हो कि जल्दी से आपका काम हो जाए, जल्दी से चीज़ें आपको माइंड में आ जाएं, जिससे आप अच्छे से लिख सको कल। तो कहीं ना कहीं ये तनाव है। तनाव के तत्व तो बाहरी या अंदरूनी हो सकते हैं, जिससे तनाव हो सकता है। तनाव के तत्वों को जीवन के भौतिक, शारीरिक,
भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पर्यावरणीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया। देखिए अगर तनाव से का वर्गीकरण करने के लिए कहे तो यहाँ पर आप चीज़ें देख लीजिएगा, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये या पर्यावरणीय श्रेणियों में इनको बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं। जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं वही इंपॉर्टेंट है, जब आपको PDF मिले तो आप भी उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। ठीक है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आई होप कि चीज़ें आप तक कंप्लीट और अच्छे से पहुंच रही होंगी और आगे भी ऐसे ही पहुंचती रहेंगी पूरी वीडियो में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हैं। तनाव के दृष्टिकोण से संबंधित आपके बारे में आपके जो क्वेश्चन पेपर है आपसे पूछा जा सकता है उसमें। तो तनाव के दृष्टिकोण क्या है, यानी तनाव को अगर अच्छे से समझना है, बेहतर तरीके से समझना है तो तनाव के दृष्टिकोण को समझना होगा। देखिए चिकित्सा या समस्थिति दृष्टिकोण क्या कहता है। कैनन ने प्रारंभ में तनाव को आपातकालीन प्रतिक्रिया कहा है, यानी कैनन ने पहले कहा है कि अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति है, सिचुएशन है, तो वो तनाव है, तनाव का कारण बन सकती है। ठीक है, वहाँ व्यक्ति तनाव लेगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा है कि तनाव का स्रोत भावनाओं के तकरार से है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने निकल कर आई है। तनाव का जो संबंध है वो जो भावनाएं व्यक्ति में होती हैं उनके कहीं ना कहीं संघर्ष है, जब क्लैश हो जाते हैं, जब आपस में मिल जाती हैं उसकी भावनाएं, मतलब वो चाहता कुछ है हो कुछ और जाता है, तो उसकी कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचता है और ऐसे में उसमें तनाव आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से सच्ची चीज़ है, मतलब रियलिस्टिक चीज़ है। कहीं ना कहीं आपको देखिए, अगर आप चाह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिखा, ठीक है, और आप उसके जैसे हमने ऊपर अभी कहानी भी पढ़ी रवि की, जिसमें बताया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कॉन्फिडेंट था और वो सोचता था कि उसी को जो है जो पदोन्नति होगी वो उसी की होगी, क्योंकि उसने पूरे अच्छे से मन लगाकर काम किया था। लेकिन ऐसे में जो भावनाएं उसकी थी उसके अनुकूल कार्य नहीं हुआ, एक्शन उसके अनुकूल नहीं हुआ, और ऐसे में कहीं ना कहीं उस चीज़ ने उसके अंदर तनाव को उत्पन्न करा। और जब तनाव उत्पन्न हुआ तो आपने चीज़ें देखी, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, उसकी जो रुचि थी, वो कहीं ना कहीं सब चीज़ें ख़त्म हो गई। पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि कैनन ने तनाव का लड़ने या भाग जाने का पक्ष सामने रखा। कैनन के अनुसार तनाव पर्यावरणीय मांग के अनुसार व्यक्ति के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। दबाव, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको। चलिए आगे देखते हैं इसमें संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह से संज्ञानात्मक मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यक्तिगत अंतर मौजूद होता है। यानी संज्ञानात्मक मूल्यांकन में क्या है कि इसमें व्यक्तित्व का अंतर होता है। जैसे कि एक ही परिस्थिति, अगर कोई परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को तनाव हो रहा है, तनावपूर्ण आंका जा सकता है, और दूसरे व्यक्ति को तनाव रहित। यानी देखिए क्या है, ये व्यक्तित्व पर भी बहुत सी बार डिपेंड करता है, अलग अलग व्यक्तियों पर डिपेंड करता है। बहुत से देखिए जैसे कि किसी भी इवेंट का आयोजन कराना हो, तो ऐसे में जो लोग कॉन्फिडेंट हैं, जो चीज़ों को करते आए हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के बारे में तनाव नहीं लेंगे। या आप अपने एग्ज़ाम का ही एग्जांपल दें, जो आपका एग्ज़ाम है उसे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम पढ़ा है या जिनके पास बुक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं। और जिनके पास बुक है, जो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, पहले से ही तैयारी कर रहे थे अपने एग्ज़ाम की, वो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में नहीं होंगे, वो सुकून की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक मूल्यांकन दृष्टिकोण यही चीज़ें हमें बताता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में हमें बताया करें कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ क्या आप तक वो पहुँच रही हैं या नहीं। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, चीज़ों को आगे बढ़ाने का, आगे करने का, वीडियो बनाने का जो है एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अगला इसी में है व्यक्तिगत पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या है। देखिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, रॉबर्ट कान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये जो दृष्टिकोण है रॉबर्ट कान, ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप ये 3 जो दृष्टिकोण है इनको याद रखिएगा। ठीक है, एक तो है चिकित्सा संबंधित, एक है संज्ञानात्मक जिसमें व्यक्तित्व को आधार बनाया गया है, तीसरा है व्यक्ति और पर्यावरण दृष्टिकोण। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे भ्रमित और परस्पर विरोधी अपेक्षाओं के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। यानी कोई भी
आगे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देखते हैं फिर। किसी तरह की सामाजिक भूमिका निभा रहा हो। कान ने इस प्रतिरूप के माध्यम से तनाव के सामाजिक मनोविज्ञान पर जोर दिया है। व्यक्ति और पर्यावरण के बीच अच्छा सामंजस्य व्यक्ति की सामाजिक भूमिका, अपेक्षा, दक्षता और क्षमता और कौशल के बीच निरंतरता का परिणाम है। अतः जब भूमिका, अपेक्षा, क्षमता, कौशल के बीच संघर्ष होगा तब परिणाम स्वरूप तनाव उत्पन्न होगा। यानी देखिए, व्यक्ति और पर्यावरण के बीच जब कहीं ना कहीं टकराव होगा, भूमिका को लेकर, अपेक्षाओं को लेकर, क्षमताओं को लेकर, यानी कोई व्यक्ति अपेक्षा कर रहा है कि ऐसा हो और उसके साथ कुछ अलग हो जाए, तब तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति क्षमता रखता है लेकिन चीज़ों को नहीं कर पा रहा, या क्षमताएं जो चाहिए उस काम को करने के लिए वो प्राप्त नहीं कर पा रहा। जैसे अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आपको उस चीज़ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्लीट नॉलेज के लिए आपकी माइंड में क्षमता होनी चाहिए उन चीज़ों को ग्रहण करने की, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होगी। इसके अलावा कौशल से संबंधित इसी प्रकार की चीज़ों को देख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तनाव को उत्पन्न करने वाली चीज़ें हैं, और तनाव का दायरा यहाँ तक पहुँचता है। आई होप कि चीज़ें आप तक अच्छे से पहुँच रही हैं और तनाव को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगली चीज़ है, जो अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें, तनाव के प्रकार। ठीक है, तनाव के यहाँ पर प्रकार देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तनाव के देखिए मुख्यतः 3 प्रकार हैं, यूस्ट्रेस, न्यूस्ट्रेस और सिंड्रेस, डी स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, न्यूस्ट्रेस और डी स्ट्रेस। देखिए इनमें क्या क्या है। एक प्रकार का तनाव जो यूस्ट्रेस होता है वो एक अच्छा तनाव माना जाता है, जिसे यूस्ट्रेस कहते हैं। यूस्ट्रेस को अच्छे तनाव की तरह परिभाषित किया जाता है, जिसका उत्पत्ति वांछनीय तनाव जैसे कि विवाह या नौकरी के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण होता है। यानी विवाह करना है, नौकरी जब लगती है, जब थोड़ा सा मेंटली आदमी तनाव होता है कि किस तरह की चीज़ें होंगी, क्या क्या वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, किस तरह के से मेरा स्टाफ होगा, लोग होंगे, नई नौकरी होगी, नई जगह होगी, जब थोड़ा तो सा तनाव होता है। या बहुत सी बार जब हम नौकरी से संबंधित इंटरव्यू देने जाते हैं, तो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं, हम नौकरी प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर तनाव उत्पन्न होता है माइंड में। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से अच्छा तनाव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसी में है न्यूस्ट्रेस तनाव यदि सहायक न हो और नुकसान भी न करे तो उसे न्यूस्ट्रेस कहते हैं। यानी एक तनाव इस प्रकार का है जो सहायता तो करे ना, वो साथ में कोई नुकसान भी ना करे, तो इसको न्यूस्ट्रेस बोलते हैं। उसके बाद आता है डी स्ट्रेस। ये तनाव की तीसरी श्रेणी है, जिससे सामान्यतः लोग तनाव को जोड़ते हैं। ये एक्चुअल में तनाव है, जिससे लोग जब भी हम तनाव वर्ड पढ़ते हैं तो सीधा हमारे माइंड में जो चीज़ें आती हैं वो इसी से संबंधित है। यानी तनाव से संबंधित दबाव या मेंटली डिस्टर्ब, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रेस के अंतर्गत आती हैं। डिस्ट्रेस या तनाव का अनुभव व्यक्ति तब करता है जब उत्तेजना या अनुभव अधिकतम या न्यूनतम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आती हैं। 3 तरह के जो स्ट्रेस हैं वो उन्हें ध्यान में रखेगा, यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। आगे चलते हैं इसी चीज़ में, व्यावसायिक अथवा नौकरी का तनाव। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। व्यवसायिक या नौकरी जनित तनाव को समझना प्रासंगिक है, यानी ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के तनाव को कर्मचारी के प्रदर्शन, सेहत और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए जब व्यक्ति हाँ, जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, जो नौकरी से संबंधित तनाव है या नई नौकरी ज्वाइन करने से संबंधित जो तनाव है वो एक तरीके से सही तनाव है, वो जो यू स्ट्रेस के अंतर्गत आता है। लेकिन नौकरी के अंदर जब तनाव होता है, नौकरी करते करते या व्यवसाय करते करते, आप किसी व्यवसाय में लगे हुए और उस व्यवसाय से संबंध या उस व्यवसाय को लेकर आपके मन में, आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसको लेकर आपके माइंड में स्ट्रेस रहता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही घातक है। वो आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी क्षमताओं में, आपकी कार्य करने की जो तरीका है उसमें, और जो आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर है अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने कलीग्स के साथ, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है चीज़ों को।
तो जैसे यहाँ पर बताया है, कर्मचारी के प्रदर्शन, सेहत, उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। व्यवसायी की नौकरी के तनाव की व्याख्या करते समय दो महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो नौकरी में तनाव और दूसरा नौकरी में तनावपूर्ण कारक। एक तो नौकरी के अंदर जो नौकरी कर रहा है उसमें तनाव, और क्या क्या कारक हैं, किस किस कारण की वजह से उसके अंदर, यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं नौकरी के अंदर उसकी, यानी जब वो ड्यूटी पर जाता है, काम करता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, इन तनाव का कारण बनती हैं। तो इन दो चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। हमने तनाव के कारकों पर पहले भी चर्चा की है। नौकरी के तनावपूर्ण कारक एक संबंधित अवधारणा है। नौकरी के तनाव को एक ऐसी परिस्थिति या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके लिए कर्मचारी की ओर से अनुकूल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। यानी नौकरी से संबंधित तनाव ऐसा है कि जब वो नौकरी देखिए कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको अनुकूल होना और कंफर्टेबल फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति कंफर्टेबल फील करेगा अपने कलीग्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और जो उसका कार्य क्षेत्र है, जिस जगह पर वो काम करता है, जब जब तक वो वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो एक आउटपुट जो है वो नहीं आ पाएगा, वो अच्छे से चीज़ों को नहीं कर पाएगा, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। अपना 100% जो देने की एक अवधारणा होती है कि कर्मचारियों को अपना 100% देकर अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं आ पाएंगी। दूसरी ओर नौकरी में तनाव को किसी कर्मचारी द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया जैसे क्रोध, चिंता या सरदर्द जैसी शारीरिक लक्षणों के रूप में भी वर्णित किया जाता है। यानी जो कर्मचारी है, यदि उसमें इस तरह के सिंड्रोम, इस तरह की जो लक्षण हैं, अगर इस तरह के लक्षण मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए उसको नौकरी से संबंधित तनाव है, और नौकरियों को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर वो कहीं ना कहीं तनाव में रहता है। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं चीज़ें। तनाव को इससे आगे भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, थोड़ा सा यहाँ पर पेन चेंज करूँगा, ठीक है। तनाव को इससे आगे भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया व व्यावहारिक प्रक्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए तनाव को हमने ऊपर भी बांटा था, यहाँ पर तीन तरह में और जो भागों में इसको और बांट कर देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया और व्यवहारिक प्रक्रिया। यानी जब तनाव होता है तो किस किस तरह की प्रक्रियाएं करता है व्यक्ति, जो प्रक्रियाएं वो करता है उनको तीन भागों में बांटा जा सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को तनाव हुआ है, तनावग्रस्त है वो व्यक्ति, तो मनोवैज्ञानिक रूप से कौन कौन सी वो प्रतिक्रियाएं दिखाएगा, शारीरिक रूप से कौन कौन से लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे, व्यवहारिक रूप से कौन कौन सी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी, कौन कौन से लक्षण दिखाएगा वो, तो जिससे हम समझें कि ये तनावग्रस्त है, ठीक है। क्रोध, चिंता, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे इसमें अच्छे से इसको दिया गया है। चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है यहाँ पर नहीं है, उसको नीचे देखेंगे हम, ठीक है। नीचे से को देखेंगे अभी। अतः जैसे ही कर्मचारी तनाव कारकों का सामना करता है, वह पहले इसका तनावजनक कारक की तरह मूल्यांकन करता है और इसे हानिकारक मान लेता है। जैसे इसका सामना करने की कोशिश करता है तो उसको कहीं ना कहीं हानिकारक मान लेता है, जिसके परिणाम ये होता है कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक तनाव का अनुभव उसको होने लगता है। यानी एक तो ऐसा तनाव जो हमेशा उसके साथ रहेगा, लंबे समय तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, कई साल तक वो तनाव में, स्ट्रेस में रह सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। जिसको डिप्रेशन बोलते हैं ना, वो तनाव के कारण ही होता है। और डिप्रेशन एक लंबी बीमारी, एक तरीके से कई साल उसको उससे उभरने में लोगों को लग जाते हैं, कई महीने उसको से उभरने के लिए लोगों में लग जाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से संबंधित का तनाव है, ये कुछ टाइम का है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये सकारात्मक भी तनाव भी है, लेकिन अगर लगातार व्यक्ति किसी तनाव को लेता रहे तो वो कहीं ना कहीं उसको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो लंबे टाइम तक चल सकती है और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही घातक है, ठीक है। तो इस तरह के उसको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसी में आगे जो चीज़ दी गई है, इस हवाले से पाइन जो एक विशेषज्ञ 1982 द्वारा अवलोकित एक उल्लेखित बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम यानी बोस पर भी चर्चा की जा सकती है। इनके द्वारा इस चीज़ को दिखाया गया है, बताया गया है, क्या, बॉस यानी कि बर्न, बी से बर्न, ओ से आउट, स्ट्रेस सिंड्रोम। बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, इसको देखते हैं। इसको इन्होंने इसकी व्याख्या में इसे उच्च स्तरीय नौकरी का तनाव, यानी उच्च स्तरीय, यानी देखिए जिस तरीके से इसका जो बनाने का इसका नाम एक तरीके से अगर आप देखो तो बॉस शब्द सुनते ही लोगों में आता है कि बॉस की डांट सुननी पड़ेगी, या उसकी कहीं ना कहीं गाली, या इस तरह की चीज़ें सामने आने लगती है, वो सुनाएगा लेट क्यों आए हो, छुट्टी क्यों आई, इस तरह की चीज़ें सामने सबको पता है। बॉस कहीं ना कहीं
एक तनावपूर्ण व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है जो तनाव देता है अपने कर्मचारियों को, इस तरह इस नज़र से इसको देखा जाता है। और इसी के माध्यम से इसकी एक फुल फॉर्म भी यहाँ पर बताई गई है, बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि बॉस जैसी चीज़ों को ही दिखाता है, जो दोनों चीज़ एक तरीके से तनाव से संबंधित है। ठीक है, तो चर्चा की गई है इस पर कि ये उच्च स्तरीय नौकरी में जब उच्च स्तर का तनाव आता है तब ये सिंड्रोम होता है। व्यक्तिगत हताशा इसमें होती है, और अकुशल योद्धा होना, व्यक्तिगत या संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण मामलों का होना, सामाजिक मूल्य आदि इत्यादि का परिणाम होता है। यानी सामाजिक मूल्यों को कहीं ना कहीं उसकी ठेस पहुंचती है, जो चीज़ें, जो इमेज वो बनाए रखता है अपने समाज में, वो नहीं चाहता वो बिगड़े, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होती हैं और ऐसे में उसको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम जो है, उसके उपरोक्त विवरण से यह समझा जा सकता है कि बर्नआउट गंभीर तनाव का कारण ऊर्जा का ह्रास है, यानी कि जो ऊर्जा उसके अंदर है वो ख़त्म हो गई है, अब वो रुचि नहीं है। इससे व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता, उत्पादकता और कार्य प्रदर्शन में भी कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो बॉस को आप समझ चुके होंगे, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसको समझते चलिए, क्लियर करते चलिए। ठीक है, चलिए। बर्नआउट के 5 प्रमुख चरणों की व्याख्या निम्न प्रकार दी गई है। देखिए, बर्नआउट जो बॉस सिस्टम जो है, बर्नआउट सिंड्रोम जो है, स्ट्रेस सिंड्रोम, उसको 5 चरणों में यहाँ पर बांट कर देखा गया। पहला चरण क्या है? पहला चरण क्या कहता है? हनीमून। नई नई नौकरियों में कर्मचारी इच्छुक और उत्साहित होते हैं। जब किसी की नई नौकरी लगती है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा एक तरीके से बहुत ज़्यादा रहती है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से चीज़ों को करेंगे, अच्छे से करेंगे, अपना 100% देंगे, बेहतर काम को कर कर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का बहुत मतलब भंडार होता है शरीर के अंदर। हालांकि नए वातावरण में चुनौतियों का सामना करते हुए जब व्यक्ति की अपनी रणनीतियाँ कारगर नहीं हो पाती और विफल हो जाती हैं और संचित ऊर्जा का ख़त्म हो जाता, ह्रास हो जाता है, तब यह शिथिलता का अनुभव करता है। देखिए क्या है, जैसे भी मैंने बताया, किसी व्यक्ति ने नई जॉब की स्टार्ट, और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा मतलब उत्तेजित है उसको लेकर, और बहुत मतलब उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है कि वो बहुत अच्छा करेगा, जल्द से जल्द अब जो अपने स्टाफ हैं, जो अपनी कंपनी के बड़े लोग हैं, उनको खुश कर लेगा अपने काम से, और इम्प्रेस कर देगा सबको, चीज़ों को अच्छा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर माइंड में रहती हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जॉब ज्वाइन करता है और चीज़ें उसके अनुकूल उसको नहीं मिल पाती, उसके अनुकूल चीज़ें नहीं चलती, जिस तरीके से वो काम करना चाहता था, जिस तरीके से वो चीज़ों को सुधारना चाहता था, जिस तरीके से अपना इम्प्रेशन बनाना चाहता था, इमेज को एक तरीके से अपना बिल्ड करना चाहता था, वो नहीं हो पाता। तो ऐसे में उसको तनाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो हताश हो जाता है। इसी में ये है हमारा पहला चरण, किसका? बर्न आउट स्ट्रेस सिंड्रोम जो है, उसका पहला चरण। उसके बाद है पूर्ण कमी। कर्मचारी को हानि, थकावट और भ्रम का अनुभव होगा। वह नौकरी में संतुष्टता की कमी कहीं ना कहीं महसूस करेगा, और नींद कहीं ना कहीं उसको कम आएगी, या निद्रा में उसकी बाधाएं उत्पन्न होगी। प्रभावहीनता और थकान का प्रदर्शन होगा। कर्मचारी मुकाबले की अवस्था, अस्वास्थ्यकर रणनीति अपना पलायन गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। नहीं, देखिए, दूसरा जो चरण आता है कहीं ना कहीं उसमें अगर फिर भी उसके अंदर स्ट्रेस बना रहे और दूसरे चरण में वो पहुंच जाए, तो दूसरे चरण में क्या होगा? वो थकावट और हानि महसूस करने लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो नौकरी से अपनी असंतुष्ट और अखुश होगा, उसको वो खुशी, वो ऊर्जा नहीं, वो रुचि नहीं आएगी जो शुरुआत में थी। ठीक है, और वो आउटपुट नहीं दे पाएगा जो देने की या उसको देना चाहिए था, या जो उससे उसकी जो बॉस है या जो उसका प्रबंधक है वो चाहता है। तो इस तरीके से उसके कहीं ना कहीं चीज़ें प्रभावित होंगी। इसी में तीसरा चरण है जीर्ण लक्षण। इस स्तर पर कर्मचारी द्वारा शारीरिक लक्षण भी प्रदर्शित किए जाते हैं। इस स्तर जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है, नौकरी पेशावर व्यक्ति जब इस स्तर पर पहुंच जाता है तनाव के, तब क्या होता है कि वो शारीरिक लक्षण भी दिखाने लगता है। जैसे कि क्या? कर्मचारी को अत्यधिक शारीरिक थकान होने लगती है, अवसाद या किसी शारीरिक बीमारी का उसको अनुभव होने लगता है। तो आई होप की चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चौथा इसी में चरण है, चौथा जब स्टेज वो चौथी स्टेज पर आता है, तो
संकट कहीं ना कहीं उसके सामने आता है। संकट किस तरीके से, पिछले चरण में के शारीरिक लक्षण यदि जारी रहें और तनाव कम न हो, वो जो लक्षण पिछले चरण में हमने देखे हैं, जो थकावट है, अत्यधिक थकावट और बीमारियों का उसको अनुभव अगर होने लगा है, और फिर भी अगर कंटिन्यूसली वो तनाव लेता जा रहा है, उसी नौकरी में बना हुआ है, उसको तनाव मिलता जा रहा है, तनाव ऐसे में स्ट्रेस बना रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं संकट में आ जाएगा वो। ठीक है, संकट आरंभ हो जाता है, संकट वाला चरण जो है वो आरंभ होता है। इसमें क्या है कि निराश्य बोध, ठीक है, पलायन, वो कोशिश करेगा कि नौकरी छोड़ दूं, शहर छोड़ दूं, ये शहर ही बेकार है, इस तरह की चीज़ें उसके माइंड में आने लगेंगी, इस तरह की नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसके माइंड में आने लगेंगे, जिसके फलस्वरूप अल्सर या उच्च रक्तचाप का कष्ट हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर का कहीं ना कहीं उसको चीज़ें सामने आ सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। उसके बाद इसी में 5वां चरण है दीवार पीटना। ये अंतिम चरण है। इस चरण में कर्मचारी पूरी तरह थका हुआ होता है, जिससे उसकी उत्पादकता और प्रबंधन गंभीर रूप से प्रभावित होता है, और बिल्कुल एक तरीके से हम समझिए एट द स्टेज ऑफ डिप्रेशन तक पहुंच जाता है व्यक्ति। तो ये 5 चरण कहीं ना कहीं बताए हैं। एक व्यक्ति जहाँ इतना उत्सुक था, इतना चीज़ों को लेकर खुश था कि वो नई नौकरी स्टार्ट करने वाला है, चीज़ों को अच्छे से करेगा, इस तरीके से काम करेगा और बहुत अच्छा प्रदर्शन जमाएगा, प्रदर्शन कर कर दिखाएगा, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन तक का जो सफ़र है वो 5 चरणों से उसका होकर गुजरता है। और ये सब होता है उसकी नौकरी से, उसकी नौकरी में आने वाले तनाव से। ठीक है, चलिए तनाव और प्रदर्शन को अगर देखा जाए, तनाव और प्रदर्शन को अगर जोड़कर देखा जाए और इसमें देखा जाए कि क्या इनके अंदर संबंध है। देखो, प्रदर्शन में कमी, नौकरी में असंतोष और यहाँ तक कि कार्यस्थल में अनुपस्थिति को भी तनाव से जोड़कर देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी जो है, जो प्रदर्शन है उसका, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, नौकरी में कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट है, और जो कार्यस्थल है, जो जो उसका वर्किंग एरिया है, जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर अनुपस्थित रहता है या छुट्टियाँ मारने लगता है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर रुचि नहीं होती काम करने की, तो समझ जाइए कि तनाव से संबंधित है, वो व्यक्ति तनावग्रस्त है, अपनी नौकरी को लेकर तनावग्रस्त है। तो तनाव का जो संबंध है प्रदर्शन से सीधा है। अगर तनाव ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन घटता चला जाएगा, और इतना घटता चला जाएगा कि वो व्यक्ति उस नौकरी को छोड़ने, हालांकि यहाँ तक कि उस शहर तक को छोड़ने का निर्णय ले सकता है, और डिप्रेशन तक की बीमारी उसको लग सकती है। अब आता है तनाव के विभिन्न कारक कौन कौन से, यानी कौन कौन से कारण हैं जो तनाव के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके कारण व्यक्ति तनाव लेता है नौकरी पर। एक तो जिम्मेदारी हो गया, ठीक है, इसी में आता है तनाव कारक भूमिकाएं, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष जो अंदर अंदर व्यक्ति के अंदर चलता है, ठीक है, शारीरिक अव्यवस्था, जीवन की बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं, भावनात्मक श्रम, कार्यस्थलीय संस्कृति, यानी जिस क्षेत्र पर वो काम कर रहे हैं वहाँ की संस्कृति उसके अनुकूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलकर जो बहुत बड़ी संकट, जो बहुत बड़ा नुकसान है व्यक्ति का, और बहुत एक तरीके से उसका जो करियर है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, उसके लाइफस्टाइल को, उसके पारिवारिक जीवन को, यानी हर तरीके से प्रभावित करता है। जो नुकसान और तनाव जैसा शब्द उसके सामने आता है, और इस चीज़ से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चीज़ों को यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि तनाव के लक्षण कौन कौन से हैं, यानी किन किन लक्षणों से हमें पता चलेगा कि व्यक्ति तनावग्रस्त है। थोड़ा सा मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ कितनी लंबी हुई है। 43 मिनट ऑलरेडी हमें वीडियो को देखते पढ़ाते आपको हो गया है, तो कंटिन्यू करेंगे अभी। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बातचीत कर ली इस बारे में कि हम इस वीडियो में इस ब्लॉग को कंप्लीट करने वाले हैं, और चीज़ें बहुत ही आसान होती जा रही हैं धीरे धीरे जब हम बढ़ रहे हैं आगे, और काफ़ी चीज़ें यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, तनाव के लक्षण यहाँ पर देख लेते हैं। तो तनाव के कुछ लक्षण होते हैं जिनकी चर्चा हमने इस प्रकार की है, जिसमें व्यवहारिक लक्षण जो इस प्रकार हैं: प्रदर्शन में कहीं ना कहीं गिरावट, प्रभावशीलता में कमी, मादक द्रव्य का सेवन, यानी कि जो तंबाकू है, ये नशीली पदार्थों का कहीं ना कहीं सेवन अगर व्यक्ति कर रहा है,
दुर्घटनाओं की संभावना अगर उसकी ज़िंदगी में बढ़ रही है, एक्सीडेंट कहीं न कहीं उसके क्षेत्र जो ज़िंदगी है उसमें बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं उस पर समय समय पर उससे कोई ना कोई गलती होती रहती है, अव्यवस्था, तांत्रिक व्यवहार और अप्रभावी समय प्रबंधन, जांच प्रक्रिया में लिप्त रहना, खान पान और भूख में बदलाव, विलंबित भोजन, तेज़ी से खाना, तेज़ चलना, तेज़ी से बोलना या खराब भाषा का प्रदर्शन, खराब भाषा का प्रयोग करना, इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो व्यवहारिक लक्षण हमें ये दिखते हैं। ये सब क्या हैं? व्यवहारिक लक्षण हैं। अगर इस तरह का कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसको तनाव है किसी चीज़ का और वो तनाव ग्रसित है। आगे इसमें है संज्ञानात्मक लक्षण। चिंतामन्य रहना यानी चिंता में डूबे रहना, विचारों के तीव्र गति यानी विचारों में डूबे रहना, हमेशा अपने बारे में या किसी चीज़ के जिस चीज़ से संबंधित वो तनाव लेता है उसके बारे में हमेशा सोचते रहना, अव्यवस्थित सोच, विस्मरण, ध्यान केंद्रित करने में अक्षमता, देखिए फोकस नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं डिसबैलेंस रहता है, अनिर्णय यानी जो स्थिति है उसमें सही निर्णय नहीं ले पाता, गलत निर्णय लेता है, निराशा कहीं ना कहीं उसके पीछे लग जाती है। तो जब ऐसे कहीं ना कहीं लक्षण मिलते हैं अगर, तो वो संज्ञानात्मक लक्षण होते हैं। ठीक है, तनाव के संज्ञानात्मक लक्षणों में इनको रखा जाता है। इसको एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिया गया है बहुत ही अच्छे से। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी कल सुबह इस वीडियो की जो पूरी ये कंप्लीट पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगी। और इसको मैं कहूँगा आप इनको सभी को, इसमें से लगभग 5-5 तो आपके याद ही होने चाहिए, 5-5। ठीक है, क्योंकि अगर आपके 5-5 भी याद हैं तो ऐसे में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि तनाव के शारीरिक लक्षणों के बारे में बताइए या तनाव के विभिन्न लक्षणों के बारे में बताइए, तो तनाव के लक्षणों को पहले आप इन चीज़ों में वर्गीकृत करेंगे, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिक। ठीक है, उसके बाद आप अगर 5-5 लिखते हैं और हर एक टाइटल में, हर एक हेडिंग में 3-3 लाइन, 2-2 लाइन लिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आपका आंसर हो सकता है और कितने सारे आपके पॉइंट बनेंगे। और जो ऐसे में एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक करेगा वो सीधे आपको टू द पॉइंट चीज़ों को देखेगा कि बहुत से पॉइंट्स स्टूडेंट ने बनाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इससे गेन हो सकते हैं, अच्छे से आप इसको मार्क्स ले सकते हैं अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको 5 तो आपके होने ही चाहिए, हर एक में 5 याद होने चाहिए, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि नाड़ी का तेज़ चलना यानी धड़कन का तेज़ चलना, दिल का तेज़ धड़कना, ज़्यादा पसीना होना और हाथ पैर फूलना, मांसपेशियों में तनाव आना, सांस लेने में कठिनाई, दांत किटकिटाना, इस तरह की चीज़ें आती हैं तनाव जब आदमी लेता है। वो शारीरिक तनाव है ये। ठीक है, तनाव जो ले रहा है तो इसके शारीरिक लक्षण है। सॉरी, मानसिक तनाव में परेशान हमेशा वो रहेगा, चिंता में डूबा रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही से आत्मविश्वास अपना खो देगा, कहीं ना कहीं चिंता हमेशा रहेगी, निर्णय लेने में उसको कठिनाई आएगी। तो कहीं ना कहीं ये है मानसिक तनाव के लक्षण। भावनात्मक में ये हैं, व्यवहारिक में ये हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। आई होप कि चीज़ें आप तक अच्छे से पहुंच रही हैं। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूं अगर आप तक अच्छे से पहुंच रही हैं, आपके सीधे माइंड को टच कर रही हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाएँ। साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या हमारा जो स्टाइल है पढ़ाने का मेरा और चीज़ें जो मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूँ कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। ठीक है, और आपका जो आज का एग्ज़ाम था BPG 171 जिन स्टूडेंट्स का था, तो मुझे बताइए जो मैंने चीज़ें कराई थी उससे चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आई कि नहीं। मैंने खुद इसका एग्ज़ाम दिया था और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो मैंने पढ़ाई थी वो आई। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा आखिरी का जो इसमें पॉइंट है वो है तनाव के स्रोत। अब तक हमने तनाव की अवधारणा और प्रकृति के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, हताशा, उद्देश्यों के संघर्ष और दबाव, ये 3 प्रकार हैं तनाव के। ये 3 तरह के तनाव के स्रोत होते हैं। हताशा, उद्देश्यों का संघर्ष और दबाव, इन 3 कारणों से तनाव का कहीं ना कहीं ये 3 स्रोत हैं तनाव के। तनाव के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जब व्यक्ति का लक्षणोन्मुखी व्यवहार विफल हो जाता है और निराशा होता है, तो कहीं ना कहीं मंगल के अनुसार व्यक्तिगत सीमाएं
सीमाओं, जैविक स्थितियों और मनोवैज्ञानिक बाधाओं के रूप में भौतिक और सामाजिक दोनों और आंतरिक कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला हमारी आवश्यकताओं। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज़ को बस याद रखिएगा कि 3 तरह के तनाव होते हैं। तनाव के जो स्रोत हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला तो है हताशा जो होती है व्यक्ति को, कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ से उसको हताशा देखिए क्या होता है, जैसे हमने इसकी एक स्टोरी भी पढ़ी थी, रवि जो है उसको पदोन्नति नहीं मिल पाई। जब आप किसी चीज़ के बारे में पूरे कॉन्फिडेंट हो और आप आशा लगा कर बैठे हो और आपको पूरा जो है भरोसा हो कि वो चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, और फिर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना आए या ऐसे घोषणा हो या इस तरह के परिणाम आए कि वो आपके अनुकूल ना हो, जिससे आप हताश हो जाएं, जैसे एग्ज़ाम का परिणाम हो सकता है, या नौकरी में आपकी पदोन्नति हो सकती है, या कहीं से आपकी जो सैलरी आनी थी, या कुछ भी उस तरीके से होता है जैसे आप सैलरी का वेट कर रहे हो और सैलरी ऊपर से आपको फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 महीने की सैलरी आपकी काट दी जाएगी या डिले हो जाएगी कुछ दिन, तो तब कहीं ना कहीं हताशा होती है। एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी तनाव है, इतना बड़ा तनाव नहीं है। नौकरी को लेकर हम इतना, जो सैलरी को लेकर इतना बड़ा तनाव नहीं लेते। हाँ, अगर आपको मान लो किस्त वगैरह भरनी है तब ऐसे में तनाव हो सकता है। ठीक है, तो पहला है हताश होना, उसके बाद है दूसरा दबाव। ठीक है, दूसरा क्या है, उद्देश्यों का संघर्ष। तीसरा है दबाव, उद्देश्यों का जब आप उद्देश्य जो है आपके, उनमें कहीं ना कहीं संघर्ष होने लगता है, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तनाव का अगला जो स्रोत है उद्देश्यों का संघर्ष है। किसी व्यक्ति को जब विकल्पों के बीच निर्णायक चयन करना पड़ता है, यानी कोई विकल्प उसके सामने है और ऐसे में उसको चयन करने का प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो उद्देश्यों के बीच इस तरीके से जो उद्देश्य हैं उसको कहीं ना कहीं उनमें सोचना पड़े कि किस विकल्प को चुना जाए, कहाँ किन चीज़ को चुना जाए। तो निर्णय लेने की जब वो प्रक्रिया से गुजरता है तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और तनाव की स्थिति को 4 प्रकार में यहाँ पर बांटा गया है उद्देश्य से संबंधित। एक तो वो है जब हमारे जो उद्देश्य हैं वो दोनों सकारात्मक होंगे, यानी दोनों सकारात्मक हैं। यानी उदाहरण के लिए नौकरी को, एक व्यक्ति है जिसको नौकरी के 2 समान अवसर में से किसी एक का चयन करना है, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, कोई भी नौकरी है उसमें फिर तुलना करके वो ज़्यादा तनाव भी नहीं होगा उसको, वो तुलना कर सकता है, अपने अनुकूल किसी भी नौकरी को ले सकता है, तो वो ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं तनाव का कारण नहीं बनेगा। इसी में अगला है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ, जिसमें एक नेगेटिव वो होगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, निर्णय, और दूसरा पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं उसमें टकराव आएगा। ठीक है, जैसे व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़े कि वह बेरोज़गार रहना चाहता है या औसत दर्जा का काम करना चाहता है जो उसे पसंद नहीं, यानी दोनों एक तरीके से दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, या तो वो बेरोज़गार रहे या वो एक ऐसा काम करे जिसमें उसकी रुचि ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों नेगेटिव पॉइंट हैं और दोनों के बारे में उसको निर्णय लेना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटना आती है। और उसके बाद इसी तरीके से 2 और हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है दबाव। दबाव तनाव का अगला स्रोत है, ये बीमारी और आंतरिक भी हो सकता है। अब उन दबावों को बाहरी कहा जाता है जो पर्यावरणीय मांग, जिम्मेदारी एवं बाध्यता और हमारे जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मांग और अपेक्षाओं से होते हैं। यानी बाहरी रूप से जो दबाव हम पर पड़ता है, जैसे कोई हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, वो हमसे कुछ चीज़ों का डिमांड करता है, मांगता है। ठीक है, जैसे हमारे परिवार है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, ऐसे में हम तनाव लेते हैं। ठीक है, या अपनी ज़रूरतों को जब हम पूरा करते हैं तो आंतरिक दबाव कहलाता है। जैसे कि आंतरिक दबाव के लिए हम स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं, स्वयं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम अपनी एक तस्वीर, एक तरीके से इमेज जो है समाज में बना लेते हैं कि हमारी इस तरीके से इमेज है, और कभी ना कभी जैसे वो कहीं मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर लिया जाए, एक बालक है जो महसूस करता है कि उसका परीक्षा में प्रदर्शन अच्छा हो, और एक कहीं ना कहीं एक उदाहरण है इसमें आंतरिक दबाव का कारण क्या है कि एक बालक है जिसमें, देखिए आंतरिक दबाव का कारण क्या है, जो दबाव का तीसरा स्रोत है। एक बार मैं चीज़ों को, मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर मैं चीज़ों को क्लियर करूँ। देखो, पहला है हताशा। तनाव के जो स्रोत हम डिस्कस कर रहे हैं, तनाव के जिन जिन कारणों से तनाव होता है, जो स्रोत हैं तनाव के, तो हताशा है एक, तो हताश व्यक्ति हो जाता है तो तनाव होता है।
उसके बाद हमने डिस्कस किया था जब उसके उद्देश्यों में संघर्ष होता है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन नहीं ले पाता चीज़ों के बारे में, डिसीजन की जो प्रक्रिया से गुजरता है तब उसको तनाव होता है। तीसरी जो चीज़ है वो है आपके दबाव से। तो देखिए दबाव आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकता है। जैसे एक बालक है, एक स्टूडेंट है जिसे खुद से पता है, वो खुद मैच्योर है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं, 95 प्लस 99 के करीब आप उसको नंबर लाने हैं, 90 प्लस उसको नंबर लाने हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद तनाव ले रहा है, उस तनाव के जिम्मेदार वो खुद है और वो आंतरिक तनाव कहलाएगा। लेकिन अगर उसके माता पिता उस पर दबाव बना रहे हैं कि आपको नंबर लाने हैं, 90% से ज़्यादा नंबर आना चाहिए, लेकिन उसको पता है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरी वही आएगी 50-60-70%, तो कहीं ना कहीं वो बाह्य दबाव है। तो आई होप कि अच्छे से इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे। तीनों स्रोतों को अगर आता है तो भर कर इसमें अच्छे से लिखिएगा, आने की इसकी संभावनाएं हैं, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में इसको रखिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ये आपका जो यूनिट है और यूनिट फर्स्ट वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मुझे टाइम हो गया है इसको पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा सा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक इतनी लंबी वीडियो नहीं पढ़ाई है, अगर अपना इतना लंबा लेक्चर अभी तक किसी भी वीडियो का नहीं लिया है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन देखिए सोचा है तो कर कर ही रहेंगे इसको, और चीज़ों को यहाँ पर आसान तो करना ही है आपके लिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आपका एग्ज़ाम है कल, तो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को कवर कराने की कोशिश पूरी की जाए। तो यहाँ पर हमने सेकंड यूनिट ले लिया है। अब सेकंड यूनिट में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं समय प्रबंधन। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वह है तनाव तनाव एवं समय यानी टाइम प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं तनाव का जो पूरा मतलब सिलेबस था, जो ओवरव्यू था, वो हम ले चुके। अब हम जो है कवर करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को। तनाव प्रबंधन जो समय प्रबंधन है उसको समझना, देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान है चीज़ें, आप इसमें बहुत सी पहले से भी जानते हैं। समय प्रबंधन, यहाँ पर अर्थ और महत्व को जानेंगे सबसे पहले। चलिए सीधे चीज़ों पर पहुँचते हैं। समय प्रबंधन, अर्थ और महत्व। समय प्रबंधन, समय प्रबंधन समय के सर्वोत्तम संभावित उपयोग में योगदान देता है। यह एक अवधारणा है जो समय के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। इसका अर्थ है उपलब्ध समय को विशेष रूप से जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है उसको कम उपयोगी और प्रभावी तरीके से काम उपयोगी और प्रभावी तरीके से उपयोग करने का अभ्यास। देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम का प्रबंधन से आशय इस तरीके के चीज़ों से है जिसमें हम हमारे पास जो अवेलेबल समय है उसमें हम जो चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, एक आउटपुट जिसे बोलते हैं ना, आउटपुट, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा निकले। यानी जैसे सभी व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं और कोई कुछ व्यक्ति जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हर एक स्टूडेंट्स के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, पढ़ने के लिए पूरा एक साल होता है, लेकिन उसी क्लास में सेम क्लास में एक स्टूडेंट के 40-50% आ जाते हैं और उसी क्लास में एक स्टूडेंट ऐसा निकलता है जिसमें 90 प्लस आते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं महत्व रखता है इसके बारे में। टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस स्टूडेंट के नंबर ज़्यादा आए हैं उसने टाइम को अच्छे से प्रबंध किया है, समय का अच्छे से यूज़ किया है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है, अपनी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाया है, अपनी क्षमताओं को कहीं ना कहीं उसने बूस्ट किया है टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से। तो चीज़ें उसके अनुकूल हो गई और जो उसका परिणाम था वो बेहतर आया। ठीक है, तो यहाँ पर समय प्रबंधन की जो उपयोगिता है वो यहाँ पर इससे आप समझ सकते हो। रोवन के अनुसार कथानुसार आपका समय प्रबंधन आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है। जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरह आपका समय प्रबंधन है। यानी ये पृष्ठ भूमि में चलता है, जिसके यानी ये एक तरीके से बैकग्राउंड में चलता रहता है, जिससे आप कम समय में अधिक हासिल कर सकते हो और काम पर अपनी चुनौतियों का आनंद उठा सकते हो। आप चाहें अपने लिए, सरकार के लिए, उद्योग या सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन समय जितना बेहतर प्रबंधन करेंगे, जितना आप समय का बेहतर प्रबंधन करेंगे, आप उतने ही अधिक सफल होंगे। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आसान हो जाती हैं समय प्रबंधन से। समय प्रबंधन का अर्थ है समय सहित सभी संसाधनों का कुशल उपयोग। इस तरह की हम महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सफल हों। ठीक है, तो आई होप कि
समय प्रबंधन की चीज़ें से आपको समझ में आ रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें यह उल्लेखनीय है कि जब कोई व्यक्ति मल्टीटास्किंग करता है, यानी एक से ज़्यादा काम करता है, तो विशेष रूप से एक कामकाजी महिला हो सकती है इसमें, जैसे कि उसको बैंक या जो नौकरी कर रही हैं या पढ़ रही हैं, तो उसको उनको वो भी हैंडल करना है, और घर के कामकाज को भी, पारिवारिक जो जीवन है उनका, उसको भी हैंडल करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और टाइम मैनेजमेंट का उपयोग बहुत अच्छे से वो करते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उत्पादकता में सुधार करने के लिए, बल्कि तनाव से बचने के लिए एक व्यक्ति को व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने के लिए भी कार्य होता है, कई कार्य होते हैं। यानी तनाव को कम करने के लिए अगर हम टाइम मैनेजमेंट को, कहीं ना कहीं टाइम और तनाव का संबंध इसी तरीके से है कि अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, टाइम से संबंधित अपने टाइम से एक तरीके से रिलेवेंट रहेंगे, टाइम को महत्वपूर्ण समझेंगे, टाइम के महत्व को समझते हुए टाइम टू टाइम सब चीज़ों को करेंगे, तो हमें लगता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तनाव की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, न्यून हो जाती है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है ये ऐसी चीज़ जो चीज़ों को और जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है व्यक्ति की, और कहीं ना कहीं उसको जीवन में खुशियों का, सफलताओं का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। ये ठीक ही कहा गया है कि समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी टाइम, आपको पता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, एक कहावत है। इसलिए प्रत्येक को जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय के मूल्य को समझना चाहिए। ठीक है, ये वही चीज़ें जो बेसिक बातें आपको पता है। यानी टाइम मैनेजमेंट पे देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको फुल भर कर आना है उसमें, अच्छे से जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उनको समझिएगा, और खूब अच्छे से उसमें भर भर कर लिखिएगा, जिससे नंबर आपको अच्छे से मिले। ठीक है, यह उन व्यक्तियों की खुशी और सफलता को बढ़ाने में योगदान देता है जो समय प्रबंधन का सख्ती से पालन करते हैं। यानी टाइम मैनेजमेंट का जो लोग अच्छे से पालन करते हैं, वे बिना किसी प्रकार के तनाव के अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करते हैं और अच्छे से रहते हैं, खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि समय प्रबंधन एक व्यक्ति को सशक्त और सक्षम बनाता है। देखिए, ये इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल गया है कि टाइम मैनेजमेंट के द्वारा एक व्यक्ति सक्षम बन सकता है, एक अच्छा जो है लाइफस्टाइल को ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, साथ ही जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें सौंपनी चाहिए। तो वांछित गतिविधियों को उनके महत्व और प्राथमिकता के अनुसार विशिष्ट समय स्लॉट में उसको रखना चाहिए, सौंपा जाना चाहिए। साथ ही टीम के सदस्यों को उत्तरदायित्व उसको सौंपना चाहिए। स्मार्ट रणनीति के माध्यम से समय का उचित प्रयोग करना चाहिए। और इसी तरह की 4 चीज़ें हैं जिनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है समय प्रबंधन की प्रभावी योजना। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए अपने दिन की पहले से योजना बनाना और लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक नई कार्यसूची तैयार करना, यानी जो लिस्ट होती है, डेली टारगेट लिस्ट हो सकती है, डेली गोल्स की लिस्ट हो सकती है, वीकली गोल्स जो होते हैं उनकी लिस्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग एक अच्छा प्रदर्शन करने में, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने में सहायक होते हैं। इस संबंध में प्रत्येक कार्य गतिविधि के लिए आवंटित समय के मुकाबले कार्य गतिविधियों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता देते हैं। नहीं, देखिए क्या है, अगर आप ऐसी लिस्ट बना रहे हो टाइम मैनेजमेंट के लिए, चीज़ों को सही समय पर और उचित टाइम पर करने के लिए, अगर आप लिस्ट बना रहे हो और एक टाइम में आप एक लिमिटेड टाइम में मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, तो आपको करने की जो एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी योग्य है कि आपको उन चीज़ों को सबसे पहले रखना चाहिए जिनका आप ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जिनको आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं अपने लिए, कि ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती, या मान लो रह भी जाए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसी चीज़ों को आप नीचे रख लीजिएगा सबसे। यानी मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट में जब आप लिस्ट बनाएं या इस तरह की चीज़ें करें, तो या पहले से ही एक योजना बनाते हुए चलें, प्लान बनाएं कि इस वीक आपको ये करना है, इस महीने आपको ये करना है, ये इन चीज़ों को हासिल करना है, ये कार्य करने हैं। तो ऐसे में उन कार्यों को, उन योजनाओं को पहले रखिएगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और आपको चाहिए कि उनको पहले रखें आप, और आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले हों। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं। तो ऐसे में समय प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है कार्यों को उनके महत्व के आधार पर प्राथमिकता दें, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई।
टीम के सदस्यों के बीच जिम्मेदारियों का प्रत्योजन करें और सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। यानी लक्ष्य निर्धारित, टारगेट्स बनाएं, गोल्स बनाएं, अपने वीकली गोल्स, डेली गोल्स और मंथली गोल्स बनाएं, 3 मंथ्स गोल्स, 6 मंथ्स गोल्स और ईयरली गोल्स। यानी एक तरीके से अच्छे से चीज़ों को प्लान करें। हर चीज़ें आपके लिए प्री प्लान होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ प्री प्लान होती है तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना। यानी कोई भी अगर लक्ष्य आपने लिया है, यानी कोई आपको बुक पढ़नी है या आपको कोई टारगेट आपको अचीव करना है, तो आपको उसको एक टाइम सेट करना चाहिए कि मैं 3 महीने में इन चीज़, यानी आपको अगर मान लो इंग्लिश सीखनी है तो आपको टाइम सेट करना चाहिए कि मैं 3 महीनों में स्पीकिंग सीख कर रहूँगा, एक अच्छी कम्युनिकेशन अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहूँगा। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक तनाव हल्का सा रहेगा कि हाँ 3 महीने हैं। यदि आप टाइम सेट नहीं करोगे, एक लिमिट सेट नहीं करोगे, तो आप चलते ही चले जाओगे और उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आती हैं। आवंटित समय के कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, इसके लिए एक निगरानी रखिए कि चीज़ों को बार बार एनालाइज करते चलिए कि आपने जो सेट की हैं चीज़ें या जो आपने निर्धारित लक्ष्य रखे हैं क्या वो प्राप्त हो रहे हैं, समय पर चीज़ें हो रही हैं नहीं, या आपका जो टारगेट है वो ऐसे ही मतलब वेस्ट जा रहे हैं जो आपने बनाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप रख सकते हो। इसी में आगे देखते हैं समय प्रबंधन का महत्व क्या है। ठीक है। समय प्रबंधन का जो महत्व है वहाँ पर यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए, पहला है, एक संगठन में प्रत्येक कार्य की समय सीमा तय होती है। इस समय में समय प्रबंधन को कार्यस्थल पर दिन प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कार्य सूचियों में समय का विशिष्ट खांचा बनाने की आवश्यकता होती है। यानी एक तरीके से लिस्ट का यहाँ पर बताया गया है। यानी समय प्रबंधन का महत्व अगर जानना है हमें तो हम उसको लिस्ट बनाकर काम करें। उससे क्या होगा कि कर्मचारियों को उनके निर्धारित कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और मदद मिलेगी। यानी जो देखिए पहला जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपका आंसर शुरुआत है। यानी जब आप समय प्रबंधन करेंगे, तो मैंने अभी ऊपर बात की समय प्रबंधन के लिए आपको क्या करना होगा कि एक लिस्ट बनानी होगी, योजना बनानी होगी, प्लान बनाने होंगे, पहले से ही टारगेट सेट करने होंगे। तो जब आप ऐसी चीज़ें करोगे तो उससे क्या होगा, कर्मचारियों या जो भी व्यक्ति उनका पालन कर रहे हैं उनके निर्धारित कार्य को समय सीमा पर पूरा करने और उत्पादकता में बढ़ोतरी लाने का पहला परिणाम सामने आता है। इसका महत्व ये सामने आता है कि ये चीज़ें ये हमें कहीं ना कहीं फ़ायदे होंगे, ये महत्व है इसका। अगर इस तरह की चीज़ें हम अपनाते हैं तो ये चीज़ें होंगी हमारे सामने। ठीक है। इसी में है कि समय प्रबंधन एक कर्मचारी को उत्पादक बने रहने, यानी एक प्रोडक्टिव बने रहने, नई नई चीज़ों को और अच्छे से एक आउटपुट देने वाला बनाए रखती है और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिक देने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। चूँकि काम पर अधिक बोझ रहने से निराशा होती है, अंततः उत्पादकता प्रभावित होती है। इसलिए कर्मचारी को सलाह दी जाती है कि वे दिन की शुरुआत में वे सारे कार्य चुनकर निपटा ले जो महत्वपूर्ण है। यानी देखिए क्या होता है कि काम का जब ज़्यादा तनाव होता है तो कहीं ना कहीं लोग और जो कर्मचारी हैं वो हताश हो जाते हैं। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, उनको ये सलाह दी जाती है जो महत्वपूर्ण कार्य हैं सबसे पहले उन्हें कर लीजिएगा। यदि बाद में आधे दिन के बाद या लंच टाइम के बाद कुछ थोड़ा सा उनमें एक तरीके से बोरियत हो रही है, बोर वो फील कर रहे हैं, तो ऐसे में वो जो उसके बाद लंच टाइम के बाद या शाम के टाइम इवनिंग में जो काम बचे हुए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ही नहीं, उन्हें आप अगले दिन भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं सबसे पहले उन चीज़ों को कीजिएगा। अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो पहले दिन की शुरुआत में उन काम को, क्योंकि दिन की शुरुआत में आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, ठीक है, और आपके अंदर एक प्रोत्साहन होगा, तो उत्साह होगा। तो जो काम आप सुबह कर सकते हो आप इवनिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि आप इवनिंग तक आपका शरीर जो है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, वो खर्च कर चुका होगा। तो ऐसे में उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना तभी संभव है जब आप जो प्राथमिक कार्य हैं, जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं आपके, वो आप सबसे पहले कर लो, निपटा लो। ठीक है। ये समय प्रबंधन का ही एक जो है महत्व है। ठीक है, चलिए। सुसंगठित कर्मचारी अपनी आजीविका की योजना प्रभावी ढंग से बनाते हैं और नियत कार्य, यानी जो कार्य करने वाले हैं उनको समय पर पूरा करते हैं, जो कम से कम संभव समय के भीतर उसके करियर के शीर्ष पर पहुंचा देते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी समय प्रबंधन को लेकर चलता है
टाइम को मैनेज करते हुए चीज़ों को करता है, अच्छे से चीज़ों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाता है, हर एक कार्य टाइम मैनेजमेंट के तहत टाइम टू टाइम करता है, तो ऐसे में उसका जो करियर है वो सुधरने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे ऊपर बात की थी कि कहीं ना कहीं उसके जो उत्पादकता है वो बढ़ जाती है, और जब ऐसा व्यक्ति जो अपने स्टाफ है उनसे कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाता है और उसकी सैलरी बढ़ने की चांस होते हैं, उसका करियर उभरने के चांस होते हैं। ठीक है, इसी में जो अगली चीज़ है वह है कर्मचारी खुद को अवगत रखता है, यानी एक तरीके से एक्टिव रखता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि जब व्यक्ति एक तरीके से टाइम सेट रखता है, टाइम मैनेजमेंट के प्रति एक तरीके से बहुत ही एक्टिव रहता है, उसे पता रहता है कि कौन से टाइम किस टाइम क्या काम करना है, तो ऐसे में वो चीज़ों के बारे में जागरूक रहता है और एक्टिव रहता है। और जब वो एक्टिव रहेगा तो अच्छे से कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप इसमें देख लीजिएगा। बाकी अब लास्ट की जो चीज़ है, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो मैं चीज़ों को आगे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे की हो गई है। और अब आप इसमें खुद देख लीजिएगा बाकी चीज़ें जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि एक दो जो पेज है वही रह गए, इसको आप देख लीजिएगा, जिसमें समय बर्बाद करने की परिणाम और समय प्रबंधन के लाभ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समय बर्बाद आजकल बहुत कर रहे हैं लोग, तो इसके बारे में सीधा आपसे क्वेश्चन करा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर से कर लें यहाँ से। और आगे जो चीज़ें हैं इसमें अच्छे से कवर कर लें, जहाँ जहाँ पर मैंने अंडरलाइन की हुई है उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है और ऐसे में मुझे ऐसी मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की आदत भी नहीं है। ये मेरी चैनल पर सबसे वीडियो जो लंबी है वो यही वीडियो रहेगी। तो मैं चाहता हूँ चीज़ें आप ख़ुद से आगे कवर करें, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपका वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सही हकदार तक पहुँचाने आपकी ज़िम्मेदारी है। हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएं जो ज़रूरत है, जिनके पास ज़रूरतमंद हैं, जिसको ज़रूरत है, जिनके पास बुक नहीं है, सब तक पहुँचा दें। वीडियो की जो पूरी PDF है वो कल आप सुबह तक आप तक पहुँच जाएगी। एग्ज़ाम से मैं पूरी कोशिश करूँगा 2-3 घंटे पहले ही इसको अपलोड कर दूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप वहाँ पर कनेक्ट नहीं हैं तो कनेक्ट हो जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपको वीडियो की जो बुक है इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, सोल्व्ड असाइनमेंट, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और जैसा भी आपका एग्ज़ाम जाए हमारे कमेंट्स आकर इस वीडियो में करें, बताएं कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम रहा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।